कि पोटेंशियल सरफेस एक बढ़िया टॉपिक है, बने रहिएगा। इसके जितने भी पॉइंट हैं सभी न्यूमेरिकल हैं, थ्योरी बेस। और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो बोर्ड एग्ज़ाम में इसके जो पॉइंट हैं वो डायरेक्ट उठाए जाते हैं। डेफिनेशन क्या ये आपसे पूछेगा, ये तक पूछ लेता है कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा, एक पॉइंट चार्ज के थ्रू एक के पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा, बढ़िया लेक्चर होने वाला है। ज़्यादा वैसे इसमें कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक आता है, वैसे थ्योरी बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये भी नहीं कि जेई में क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल सिंपल सा, उसमें थोड़ा सा कुछ मिर्च मसाला मिलाएगा, जो पुराने टॉपिक होंगे उनको यहाँ पे लाएगा। ठीक है, तो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं थ्योरी बेस्ड वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा, इट इज़ दैट सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट प्रेजेंट एट द सेम पोटेंशियल। मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, आपस में इक्वल। क्या कहते हैं उसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो डेफिनेशन होगी। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हमने प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। उसकी प्रूविंग यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, पहले पढ़ के बैठे हम लोग, माइनस ई डॉट डी आर बराबर क्या होता है, डी वी होता है। तो हमने इसको फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे कुछ लिख लिया। बस ये कि इसको ये समझना है कि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, चूँकि ये फील्ड है और ये मतलब ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, बट राइट हैंड साइड का स्केलर है। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी स्केलर तभी होगा जब इनका कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, डॉट। डॉट का मतलब यहाँ पर क्या लाना होगा हमको, कॉस थीटा। तो ए इंटू डी आर कॉस थीटा बराबर किसके, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वी ए बराबर किसके होगा, वी बी। ठीक है, पॉइंट हमारा ए और बी। जैसे यहाँ पर देखो हमने इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस मान लिया, तो इसका जो पॉइंट ए है और यहाँ पर कहीं पॉइंट बी है, इन दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल इक्वल है। अब इस पूरे लाइन का, वैसे तो एक स्फेरिकल शेप है इसका, इस पूरे सरफेस के सभी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल, तो फाइनली यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा 0 तब होगा जब थीटा कितना होगा, 90। मतलब ई और डी आर ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो फील्ड लाइन जो बाहर आ रही है, एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम यहाँ पर चूज करें तो डी आर वेक्टर हमारा जो होगा वो एलॉन्ग द लेंथ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये डी आर हो गया। अब डी आर और ई के बीच एंगल कितना, देखो यहाँ पे 90। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि जो वर्क होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में, उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ये सब क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं कि कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आंसर कितना बनता है उसका, 0। ये साथ साइड में लिखा, यहाँ पर हमने ए से बी लेके जाना क्यू नॉट को, तो फाइनली डब्ल्यू ए बी यहाँ पर लिखें। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा, फाइनली ए से बी जाना है तो कितना हो जाएगा चीज़, 0। तो डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है समझ लो आप। जैसे ये वैसे शेप तो इसमें 3 है, लेकिन हम इसको एग्जांपल उठा लेते हैं कि हमारे पास मान लो पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो कि प्लेनर है, और ये दूसरा, ये आपस मान लो यहाँ पर कहीं कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं कट कर रहे हैं ऐसे, तो इस सरफेस पर 2 फील्ड। ठीक है, इन दोनों सरफेस का मिलाकर के 2 फील्ड, क्योंकि इस सरफेस से फील्ड लाइन्स इसके परपेंडिकुलर, और इस सरफेस के भी, ये जो सरफेस ये वाला है जो कट कर रहा है इसको, इसके ही परपेंडिकुलर है। तो 2 सरफेस का मतलब जिस पॉइंट पर ये सरफेस कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर 2 अलग अलग फील्ड बन जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने कुछ पढ़ा था कि 2 फील्ड लाइंस कैंसिल आउट नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पर 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा, वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस तक चार्ज को ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। अब कई बार होता है कि जल्दबाजी में इसको हम गौर से नहीं पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इतना पढ़ा और आंसर क्या टिक कर दिया, 0। हैबिट में आ चुका होगा।
और नंबर मिल जाएगा 0। रीज़न कि यहाँ पर पूरी लाइन आपने नहीं पढ़ी। पूरी लाइन क्या है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। बट इस लाइन का मतलब क्या था कि हमें एक ही सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दो सरफेस हैं अलग अलग। ये मान लो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये दूसरा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इसी सरफेस के यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा देखो ये 5वां पॉइंट क्या है, चार्ज कंडक्टर। ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज द परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब एक चार्ज कंडक्टर एक प्रैक्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल होता है। एक कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस कितना होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। अब इसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्म। अब ये मतलब जैसे इसका शेप अगर हम एक बढ़िया बनाते हैं परफेक्ट स्फेरिकल, और हम कहते हैं चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एग्जांपल बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं, किसी भी शेप का और किसी भी तरीके से चार्ज, चाहे यूनिफॉर्मली चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, ये परफेक्ट एग्जांपल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर नहीं बनेगा तो सोचो, इस कंडक्टर के इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर इक्वल नहीं होगा तो एक सरफेस के अलोंग फील्ड लाइंस बन जाएंगे, फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और वो जो फील्ड होगी ना इस चार्ज को ऐसे मूव करवाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि फील्ड अगर है और चार्ज फाइनली गारंटेड, वहाँ पर फील्ड क्या करेगी, चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। रिजल्ट ये निकलेगा कि सभी छोटे छोटे पार्ट्स में एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एक्सर्ट फोर्स ऑन द एवरी चार्ज। और चार्ज क्या होगा, फाइनली यहाँ पर एक मोशन में आ जाएगा, और चार्ज जैसे मोशन में आया तो फाइनली यहाँ पर करंट बन जाएगी। बहुत सारी बातें मतलब आ सकती है उसके बाद, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि चार्ज कैसा है, विरामावस्था में, एट रेस्ट है, और चार्ज अगर रेस्ट में है तो फाइनली इन दो पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो है ना एक परफेक्ट एग्जांपल होता है चार्ज कंडक्टर, बट चार्ज कंडक्टर में जो चार्ज होगा ना सरफेस पे वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो कुल मिला के ये परफेक्ट एग्जांपल है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्राउडेड टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर दे रिलेटिवली फार अपार्ट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। इस लाइन को हिंदी में समझें, इसमें ये लिखा गया है कि जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं, वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर होते हैं ना, वहाँ पर फील्ड कमज़ोर होती है। अब इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी सारे पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो सामने लिखा हुआ है, ये सब लिखे गए हैं। ठीक है, और बाकी ये फिगर इसका बना दिया, यही जो पॉइंट है ना इसको हमें समझना पड़ेगा। और साइड में देखो एक ये भी लिखा हमने कि शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास स्फेरिकल, दूसरा सिलिंड्रिकल, तीसरा क्या है, प्लेनर। अब समझ लेते हैं कि शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना होगा, है ना, ये स्फेरिकल कैसे बना होगा। तो इमेजिन करो कि जैसे एक पॉइंट चार्ज है, कि पॉइंट चार्ज मतलब एक बल्ब मान लो, पॉइंट सोर्स। आगे चल के अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में भी ऐसा ही एग्जांपल होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है तो इसके द्वारा वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। लाइन सोर्स है तो उसके लिए कैसा बन जाएगा, सिलेंडर। और अगर रे लाइंस, ठीक है, प्रकाश किरणें अगर पैरेलल हैं, पैरेलल बीम्स हैं, तो उस पर कैसे बन जाते हैं, प्लेनर। तो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल होते हैं वहाँ पर भी। तो वहाँ पर एक पॉइंट स्रोत होता है, ठीक है, लाइट का एक पॉइंट सोर्स होता है, और यहाँ पर एक चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिन करो जैसे एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज के द्वारा आर दूरी पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, बोलना, इनफाइनाइट। आर दूरी चारों तरफ आर, ऐसे आप सभी इस पॉइंट चार्ज से सभी आर दूरी को ऐसे ले जाओ, और फिर आप उनको एक स्फीयर में जो शेप बना उस जिसमें आपने इनको कवर किया है, एनवलप आर आर, सभी चारों दिशाओं में आर दूरी के जो पॉइंट है आप उनको एक एनवलप में कवर करो, तो उसका शेप कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल। अब जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा ठीक सेंटर पर, और आपने ये बड़ा सा स्फीयर बनाया, ऐसे छोटे स्फीयर भी बन सकते हैं अंदर,
और ऐसे इसके बड़े साइज के और भी स्फीयर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस एक नहीं इनफाइनाइट बन जाएंगे, क्योंकि फील्ड लाइन जो है ना आगे ऐसे बढ़ रही होगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो इस रेडियस है ना वो भी क्या होगा ना, रेडियस कम फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और हमें एक चीज़ इसमें से एक पॉइंट को माइंड में रख करके शेप को ड्रा करना है। पहला पॉइंट क्या हमारा, ये वाला, फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि अगर हम एक स्फीयर सोचें और उसके सेंटर पर चार्ज रख दें तो फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज प्लस का पॉइंट चार्ज फील्ड लाइन्स कैसे होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। और एक स्फीयर से रेडियस के अलोंग अगर फील्ड लाइन्स बाहर आ रही हैं तो सरफेस किस एंगल पर होंगी, वो 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल इसलिए बनते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस का सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कैसे बना कि जैसे मान ली मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर को हम इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर मान लेते हैं, चार्ज वायर। इसके इस पॉइंट से आर दूरी की जो फील्ड है ना कितना होगी, 2k लैम्डा बाई आर। और इस 2k लैम्डा बाई आर की जो फील्ड लाइन्स हैं, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है आर, इधर चलो चारों तरफ एक आर में एक सर्कल बन गया, ठीक है। एक सर्कल में सभी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू कितना, 2k लैम्डा बाई आर। और इस सर्कल के सभी पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब थोड़ा ऊपर खिसक जाओ, यहाँ पर जैसे आप गए यहाँ से भी आर डिस्टेंस, एक नया सर्कल, ऐसे कितने सर्कल बन गए, इनफाइनाइट। और सबको जोड़ो, क्या बन गया, एक सिलेंडर है ऐसे चारों तरफ। और इस सिलेंडर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि जो फील्ड लाइन्स हैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस के देखना परपेंडिकुलर ऐसे बाहर आ रही हैं, ठीक है, फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर की ओर। तीसरा है जो कि क्वेश्चन अक्सर इसी पर बनते हैं, पैरेलल फील्ड लाइन्स का इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो केस है ना, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे हमारे पास देखो ये मान लो फील्ड है मार्कर को, और ऐसे 2-3 मार्कर ऐसे पैरेलली हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस फील्ड लाइन्स पर क्या बनाना है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कंडीशन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन्स। तो हम क्या करें, ऐसे एक सरफेस ड्रा करें, ठीक है। ये सरफेस क्या है ना कि इन सभी फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर है। अगर आप ऐसे बनाओगे है तो प्लेन ही है, लेकिन ऐसे बनाने पर फील्ड लाइन्स इस मार्कर के परपेंडिकुलर नहीं, बट ऐसे अगर रखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गई। और ऐसे प्लेनर सरफेस कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने 2 फिगर बना दिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पहला और ये दूसरा, और यहाँ से फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, ऐसे बाहर जा रही हैं, मतलब सरफेस कुल मिला के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है कि फील्ड लाइन्स हमेशा प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, सभी के सरफेस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये तो जो पॉइंट लिखे थे उनको एक्सप्लेन किया गया। ये जो आखिरी वाला पॉइंट है इसको थोड़ा समझना हमें, ठीक है। आखिरी वाला पॉइंट है क्या, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, जेईई में भी क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, और उनको तभी आप कर पाओगे जब अच्छे से आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पकड़ होगी। अब फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल तो कोई भी कर ले जाएगा, ठीक है। थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल सही मायने में आपको चैलेंज करते हैं कि आपको टॉपिक 100% क्लियर है या नहीं क्लियर है। नहीं तो कई बार होता है कि आपको बहुत कम टॉपिक के बारे में नॉलेज है, फिर भी फार्मूला पता है, फार्मूला रखा आपने, उससे एक आंसर आएगा, टिक करवा के बढ़ जाओ। थ्योरी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अभी इस पॉइंट का मतलब है कि जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होते हैं वहाँ पर फील्ड लाइंस कमज़ोर होती हैं। इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी कितने पॉइंट हम बना सकते हैं भाई, इनफाइनाइट। ये मान लो आर दूरी का एक पॉइंट है, या पहले हम देखो, चलो ठीक है, पहले हमने मान लिया आर दूरी का, ठीक है। और इस आर दूरी के सभी पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल। हालांकि 3D फिगर बन रहा है, लेकिन हम इसको इसी बोर्ड में ही बनाएंगे तो एक 2D फिगर बनेगी, सर्कुलर, है ना, ऐसा। अब इस पॉइंट पर इस चार्ज का जो पोटेंशियल बना होगा कितना बना होगा, k/r, बोलो k/r, ठीक है। फार्मूला
साइन में लिख रहे हैं कि जो पोटेंशियल का होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है भाई, के क्यू बाई आर। अब इस पॉइंट का कुछ वैल्यू मान लेते हैं, रेडियस हमको कुछ वैल्यू दिया है, चार्ज का कुछ वैल्यू दिया, तो उससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, के का वैल्यू हमको पता ही है। तो कुल मिलाकर हम क्या मान लेते हैं इसको, मान लो 100 वोल्ट है ऐसा, ठीक है। आर दूरी का जो सरफेस हमने सोचा है, ड्रा किया है सरफेस, इसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल कितना बन रहा, 100 वोल्ट, ठीक है। अब ये बताओ ऐसे कितने इक्की पोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। अगर हम रेडियस डबल करें, जैसे यहाँ से आर और इतना ही आगे खिसक जाओ, ये आर है और इतना ही आगे खिसक जाओ यहाँ पर, ठीक है। ये हमने मान लिया 2r, या यहाँ से हमने टोटल r मान लेते हैं, और ये जो सेंटर है यहाँ से ये जो पॉइंट है ना 2r दूरी पर होगा। अब ये बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू v बराबर के क्यू बाई आर। अगर r का वैल्यू डबल करेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कितना 50 वोल्ट, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम अंदर पॉइंट मान लेते हैं r/2 का, तो r/2 के पॉइंट पर ये बताना पोटेंशियल, अगर यहाँ पर r का 100 है तो r/2 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है। ये बन जाएगा 50 वोल्ट। इस फार्मूले के हिसाब से 50, 100, फिर उसके बाद क्या मिल रहा हमको 50। फील्ड का जो वैल्यू है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अच्छा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ऐसे बना सकते हैं अंदर, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ऐसे। अब आप एक चीज़ को नोट करना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो स्फेरिकल बनाए जा रहे हैं वो कहाँ पर ज़्यादा नज़दीक बन रहे होंगे, ये r है और ये r/2, मतलब जो गैप है ना कितने का, r/2, और जबकि ये गैप कितने का है, r का। जबकि इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि हमने r पर क्या मान लिया 100। अंदर की तरफ चलेंगे, नहीं यहाँ पर देखना है 100 है तो यहाँ पर हो जाएगा डबल हो जाएगा इसका, है ना। इसको हम बाई 2 करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, कितना बोलना, कितना हो जाएगा ये 200 वोल्ट, 200 फिर 100, इसके बाद फिर 50। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना है इन दो सरफेस के बीच का, r/2, और r के बीच का जो डिफरेंस है r/2 का है। यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 100 का, और ये जो डिफरेंस है देखो ये r और ये भी क्या है r, इनके बीच का डिफरेंस कितना 50 वोल्ट का। अब ये बताओ अगर ये 100 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, इससे ये जो गैप होगा ना ये हमारा ये r/2 का और ये r का है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अच्छा बताना, जैसे यहाँ पर ये पहला पॉइंट है A और ये सेकेंड पॉइंट है B और ये पॉइंट हमारा C है, तो गैप यहाँ पर कम है और यहाँ पर गैप ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है भाई, पास पास है, और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गए, थोड़ा सा दूर हो गए। अब यहाँ पर फील्ड का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पर फील्ड का वैल्यू हमने मान लिया, फार्मूला क्या होगा, E बराबर k/r², ठीक है। अब कोई वैसे डाटा हमको दिया तो मान लेते हैं कुछ वैल्यू इसका निकल के आ रहा। अब इससे अंदर की तरफ आएंगे तो फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम चार्ज के नज़दीक जाएंगे r घटेगा और E का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे आप अंदर जाओगे ना, कहने मतलब ये कि जैसे आप चार्ज के नज़दीक जाओगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो गैप है ना वो कम होता जाएगा, और जैसे आप आगे जाओगे ना तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो गैप है ना वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हम एक पॉइंट और जानते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, और फील्ड खुद यहाँ पर क्या है, चेंज हो रही है, क्योंकि फील्ड का डिपेंडेंसी वो दूरी पर है, रेडियस पर है, जो सर्कल बनेंगे इनकी रेडियस। तो कुल मिला के यहाँ पर जैसे हम चार्ज के नज़दीक जाएंगे फील्ड स्ट्रांग होगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना वो बहुत पास पास आ जाएंगे, और जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड भी घटेगी, और साथ में इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो गैप ना वो भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो 6th नंबर का पॉइंट था, इसका रीज़न ये था कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस शेप का ये
इक्की पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये मान लो हमारे पास इक्की पोटेंशियल सरफेस 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि यहाँ पर मान लो पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट पर फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगी, है ना। तो ये बात हम समझ रहे हैं कि जहाँ पर पोटेंशियल इक्की पोटेंशियल सरफेस नज़दीक होंगी वहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। यहाँ पर फील्ड की वैल्यू और यहाँ की फील्ड की वैल्यू से ज़्यादा होगा। वैसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसे इक्की पोटेंशियल सरफेस अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप का बना दिया और हमसे पूछा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर फील्ड का जो वैल्यू है इनके बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करिए, इनके बीच का जो रिलेशन है वो बताइए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जेईई हो चाहे आपका नीट हो। अब इसमें देखो क्वेश्चन तो वैसे बहुत ज़्यादा वैरायटी के नहीं बनते, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल और बढ़िया एग्जांपल आपको दे। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सिस है कुछ एक्स और ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। और वाई एक्सिस के जो पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे प्लेनर इक्की पोटेंशियल सरफेस ऐसे ये बना दिए गए, ऐसे प्लेनर, ठीक है। केवल हमको एक लाइन दिख पा रही है, बाकी जो ये हाथ है ना वो हाथ की एक लाइन आपको दिख रही है, बाकी हाथ की जो चौड़ाई है ना वो अंदर की साइड है। यहाँ पर मान लो इस सरफेस का वोल्टेज पोटेंशियल मान लो है 50 वोल्ट, नेक्स्ट सरफेस का 40, नेक्स्ट सरफेस का 30, ठीक है। और ये सभी इक्वली, ठीक है, इक्वल गैप में ऐसे बनाए गए हैं। जैसे मान लो 0th पॉइंट, 0th मतलब ओरिजिन, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा ये सभी क्या है, प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमसे पूछा इसमें कि फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये बताइए, ठीक है। फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वो दोनों हमको बताना है। ये नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, लेकिन जेईई में थोड़ा सा इससे बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। अब जिन बच्चों को 2-3 चीज़ों का आइडिया है, 2-3 बातें पता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन खोले दे सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, अब आंसर अपना मैच करना जो भी आपने सोचा हो। पहला पॉइंट पहले जो हमने पढ़ रखा है कि इक्की जो पोटेंशियल होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर घटता है। तो अब ये बताओ इस सरफेस का पोटेंशियल 50, 40, 30, तो पोटेंशियल लगातार घट रहा, और पोटेंशियल घटने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा कि हम शायद फील्ड की डायरेक्शन में। और एक पॉइंट ये पता चला कि फील्ड की डायरेक्शन हमको अगर कैलकुलेट करना है तो हमें वो पॉइंट याद रखना है, कौन सा, इसमें यह बात कही है कि जो फील्ड जो पोटेंशियल होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर घटता है। तो ये चीज़ हमको साफ साफ दिख रही है कि 50 से हम 40 फिर 30 चल रहे हैं, तो मतलब कि फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो शायद पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही है, ठीक है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर सरफेस ऐसे बनाए गए हैं तो फील्ड लाइंस गारंटीड इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो फील्ड लाइंस हमें जो है ना ऐसे कुछ बनाना है। और चूंकि एक प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो जो फील्ड लाइंस होंगे कैसे होंगे भाई, पैरेलल, है ना, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होंगे ऐसे कुछ पूरे स्पेस में ऐसे। डायरेक्शन कहाँ पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल घट रहा, ठीक है। ये फील्ड लाइंस ऐसे बना ली गई। अब यूनिफॉर्म फील्ड है तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड तो कांस्टेंट होगा, चलो ठीक है, ये भी बात पता चल गई। अब उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो एक फार्मूला तुमको पता होगा, बोलो, इक्वल टू V/D, ये फार्मूला। इन सभी क्वेश्चन में ये फार्मूला गारंटीड काम आएगा, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कैलकुलेशन में उन सभी में प्लेनर, ज़्यादातर केसेस में प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही यूज़ करता है, ठीक है। अब बताना V का मतलब क्या था, पोटेंशियल या पोटेंशियल का डिफरेंस, ये डिफरेंस था।
और डिफरेंस में भी क्या आता, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट या इनिशियल माइनस फाइनल था। तो आपकी याददाश्त अगर अच्छी है तो इसको हमने लिखा था इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। और ये जो इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल है ना, इन दो पॉइंट के बीच का जो गैप होता था ना, उसको हमने डी कहा था। और डी ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो तुम एक काम करो, कहीं पर भी आप दो पॉइंट मार्क कर लो। जैसे ये पॉइंट हमने ए मान लिया और यहाँ पर हमने पॉइंट बी मान लिया, दोनों कहाँ पर है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, अब ये बताना ए और बी के बीच का जो गैप है ना कितना है, ये है बताना 5 सेंटीमीटर। ए पॉइंट का पोटेंशियल, चूँकि जो सरफेस है इसके इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, 40 वोल्ट। और बी पॉइंट जो हमने यहाँ पर बनाया है, इस सरफेस के सभी पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना आ गया बताना, डिफरेंस आ गया 40 माइनस 30। और बाई में जो गैप है ना, इसको आप लिख लो 5 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना बन गया देखो, 10 और बटे 5 मतलब कि 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इसका आंसर मान लो तुमको वोल्ट पर मीटर में दिया है, तो फिर इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे किया जाए, बहुत बेसिक सी बात, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। बताना क्या करें, 10 की पावर -2 से नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नीचे, और फिर -2 ऊपर गया तो +2 हो जाए। कुल मिला के इसको हम अब डायरेक्टली ले रहे हैं 200 वोल्ट पर मीटर। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है तुम्हारे पास। डायरेक्शन के लिए पॉइंट क्या है, फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल घटता है। तो डायरेक्शन क्या बन गई, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात, ये हो गया। ये बेसिक सा नीट और जे मेंस नहीं कहेंगे भाई। चलो अच्छा, जे मेंस के भी क्वेश्चन करवा दिया जाए। मान लो कि इक्की पोटेंशियल सरफेस हमको कुछ इंक्लाइन ऐसे, ये तो बिल्कुल ऐसे रख दिए। ठीक है, थोड़ा सिंपल केस था। इसमें क्या किया कि इक्की पोटेंशियल सरफेस को थोड़ा सा कुछ एंगल पर ऐसे बनाया गया। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इक्की पोटेंशियल सरफेस हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 3 ही बना रहे हम। और ये सभी जो है ना इस एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है। ठीक है, 30 डिग्री, ये भी कितना 30 और ये भी कितना 30। ठीक है, और इसको मान लो एक्स एक्सिस। और ये प्लेनर है ना, ये मतलब ऐसे, ये पहला सरफेस, ये दूसरा और ये तीसरा सरफेस। इस सरफेस का वोल्टेज 40 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट और इसका 20 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा, फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, चलो इसको 1 मिनट का समय दे करके सॉल्व करना भाई। वैसे तो फार्मूला ही यूज़ करना है, बट डायरेक्ट नहीं यूज़ कर पाएंगे, डी हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो बताओ, आंसर मैच करना। पहला पॉइंट, फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की जाए, पोटेंशियल किस डायरेक्शन में चलने पर घट रहा और बढ़ रहा। अगर हम देखो दाएं तरफ चले ना, तो पोटेंशियल क्या है, घट रहा, 40 से 30, 30 से 20। मतलब अभी भी जो फील्ड लाइन्स है ना, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरा पॉइंट ये समझना है कि फील्ड हमारी जो है ना, वो क्या 100% पॉजिटिव एक्स में ही है या कुछ एंगल पर बन रही होगी। तो उसके लिए क्या करना, आपको पॉइंट याद रखना है, फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर टू एक के पोटेंशियल सरफेस। तो ये सरफेस है और ये मान लो फील्ड है। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसे बनाया जाए, देखो ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, और अगर तुमने पिछले जैसा ही फिगर बना दी तो परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब फील्ड लाइन्स हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर समझ में आए। बताओ, क्या फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बनाया जाए, देखो ऐसे कुछ बनेगा। ऐसे एक सरफेस और बना लो और एक लाइन्स और। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये तो फील्ड हो गई, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखो ऐसे चलने पर पोटेंशियल घट रहा,
तो फील्ड लाइंस ऐसे ही डायरेक्ट करो, ऐसे, ठीक है। अब देखना, ये हमारे पास 30 है, ये कितना 90, और ये कितना हो जाएगा बताना 60, ठीक है। तो फील्ड लाइंस इस एक्स से नीचे की ओर किस एंगल पर है 60, तो इससे ऊपर देखो क्लॉकवाइज तो +60, इससे नीचे -60 मान लेते हैं ऐसा। तो एक्स एक्सिस में फील्ड है लेकिन किस एंगल पर है, -60 डिग्री, मतलब किस लाइन से नीचे। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो फिर से देखो, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लियर हो गई, ऐसे फील्ड लाइंस बन रही है। अब तुम 2 पॉइंट कहीं पर मार्क कर लो, चलो मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, बताना। चलो या तो फिर एक काम करते हैं, कहीं से भी कैलकुलेट कर लें। रीज़न क्या है कि यहाँ पर फील्ड सभी जगहों पर एक समान होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो ज़्यादा आसानी से यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तुमने इसको मान लिया पॉइंट ए, यहाँ पर इसको मान लिया पॉइंट बी। अब ए से बी की तरफ जब चलोगे ना तो फील्ड के डायरेक्शन में, और फील्ड के डायरेक्शन में जो 2 पॉइंट के बीच के गैप होता है ना, उसको हम लोग डी कहते हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ क्या कहलाएगी, डी कहलाएगी। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये गैप देखो दिया होगा हमको वैसे तो, ये 0, ये मान लो 5 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताना फिर से जो गैप ना ये वाला कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का, है ना। अब बताओ इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस से क्या बन गया, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। चलिए लिखते हैं फार्मूला, साइन थीटा साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर दैट इज डी, और इसका जो हाइपोटेनियस बनेगा वो 5 सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू कितना बन गया बताना, साइन 30 1/2 ना, तो 5/2, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। बाकी का गाना आप गा सकते हैं। डिफरेंस कितना 30 और ये 20, 10 का फिर से आ गया। यही फार्मूला फिर से अप्लाई कर लो, ठीक है। इक्वल टू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बाई डी, वी इनिशियल कितना 30, वी फाइनल कितना 20, डिफरेंस कितना आ गया 10, और डी कितना 5/2, बाई का 2 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये ख़त्म करो, 4 आ जाएगा, 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना, चूँकि आंसर हमारा मीटर में भी आएगा, है ना। ऑप्शन में वैसे तो आपको सेंटीमीटर में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मीटर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई का 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो फाइनली कितना बन जाएगा, 400 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो बाकी डायरेक्शन आप यहाँ से देख लो कि एक्स एक्सिस से माइनस के 60 डिग्री पर है। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या, इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये जो सरफेस था इसका वोल्टेज उल्टा कर लेते हैं, 40 30 और इसको कर लेते हैं 20। अंतर कितना आएगा केवल बताना। अंतर ये आएगा कि जो फील्ड हमारे पास ऐसे थी ना, फील्ड अब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। वो फील्ड एक्स एक्सिस से किस एंगल पर होगी, तो उसको देखो फील्ड लाइन्स अगर इसके रिवर्स हम बना दें ऐसे, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अभी भी देखो जो गैप है ना ये इतना ही रहेगा, और जो कैलकुलेशन होगा मैग्नीट्यूड का वो इतना ही रहेगा, बस क्या होगा डायरेक्शन। तो टोटल जो फील्ड अभी तक ऐसे थे ना, वो फील्ड ऐसे बन जाएगी। तो किस एंगल पर देखो, एक्स एक्सिस से 30, तो यहाँ पर ही 90, तो टोटल कितना 120, तो 400 वोल्ट पर मीटर विद 120 डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पर। समझ में आ रही बात। तो ये क्वेश्चन